हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास और मैं शायना पढ़ने जा रही हूँ पृष्ठ नंबर 34। उपयुक्त वर्गों का यहाँ क्रमशः विचार किया जाता है। प्रथम वर्ग में अंतर्गत आने वाली प्रकाशित रचनाओं की उपलब्धि तो विशेष कठिन नहीं है, किंतु अप्रकाशित सामग्री की उपलब्धि अवश्य दुष्कर है। नागरिक प्रचारणी सभा तथा अन्य कई साहित्यिक संस्थाएं इस कार्य में वर्षों से लगी हुई हैं और उनके द्वारा उपलब्ध रचनाओं का विवरण खोज रिपोर्ट में प्रकाशित होता है। दुर्भाग्य से इस प्रकार की सहस्त्राधिक रचनाएं अभी तक अप्रकाशित पड़ी हैं। द्वितीय वर्ष की प्राचीन रचनाओं में 252 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, गुरु ग्रंथ साहब, भक्त नामावली, कवितावली, कालिदास हजारा, सतकवि गिराविलास, कवि नामावली, राग सागरोद्भव, रागकल्पद्रुम, संस्कृत श्रृंगार संग्रह आदि उल्लेखनीय हैं। उनका रचना काल 17वीं शती से लेकर 19वीं शती के अंत तक का है तथा इनके प्राचीन और मध्यकालीन काव्यों के संबंध में विभिन्न तथ्यों का पता चला है। जहाँ तक आधुनिक काल के साहित्य के परिचय देने वाले ग्रंथों की बात है, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, डॉक्टर प्रेम नारायण टंडन व अन्य कई लेखक द्वारा समकालीन लेखकों और उनकी रचनाओं के वृत्त संग्रह निर्देशकों के रूप में प्रकाशित हुए हैं, जो इतिहास लेखन के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। काल विभाजन और नामकरण। काल विभाजन और विभाजित कालों का नामकरण साहित्य के इतिहास की महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। इसके आधार सामान्य काल विभाजन और उनके नामकरण इस प्रकार माने जाते हैं। पहला, ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार आदिकाल, मध्यकाल, संक्रांति काल, आधुनिक काल आदि। दूसरा, शासक और उसके शासनकाल के अनुसार एलिजाबेथ युग, विक्टोरिया युग, मराठा कालीन आदि। तीसरा, लोकनायक और उनके प्रभाव काल के अनुसार चैतन्य काल, बांग्ला, गांधी युग ब्रैकेट में गुजराती आदि। चौथा पॉइंट, साहित्य नेता एवं उसकी प्रभाव परिधि के आधार पर रविंद्र युग, भारतेंदु युग आदि। पांचवा पॉइंट, राष्ट्रीय, सामाजिक अथवा सांस्कृतिक घटना या आंदोलन के आधार पर भक्ति काल, पुनर्जागरण काल, सुधार काल, युद्धोत्तर काल ब्रैकेट में प्रथम युद्ध के बाद का कालखंड, स्वतंत्रोत्तर काल। छठा पॉइंट, साहित्य प्रवृत्ति के नाम पर रोमान युग, रीतिकाल, छायावादी युग आदि। इस प्रसंग में पहला प्रश्न तो यही है कि इस प्रकार के विभाजन की आवश्यकता क्या है। इसका उत्तर स्पष्ट है और वह यह कि वस्तु के समग्र रूप का दर्शन करने के लिए भी उसके अंगों का ही निरीक्षण करना पड़ता है। हमारी दृष्टि शरीर के विभिन्न अवयवों का अवलोकन करती हुई संपूर्ण व्यक्तित्व का दर्शन करती है। अवयवों
को पृथक मानकर उनका निरीक्षण करना खंड दर्शन है, किंतु उसको व्यक्तित्व के अंग मान देना समग्र दर्शन है। और यही सहज विधि है, क्योंकि निर्वयव रूप का दर्शन अपने आप में कठिन है। इसके अतिरिक्त जीवन या साहित्य को अखंड प्रवाह रूप मानने पर भी इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि उसमें समय समय पर दिशा परिवर्तन और रूप परिवर्तन होता रहता है। दृष्टि की अपनी सीमाएं होती हैं, वह सभी कुछ एक साथ नहीं देख सकती, इसीलिए अंगों पर होती हुई ही अंगी का अवलोकन करती है। अतः यह बात बराबर ध्यान में रखते हुए कि साहित्य की अखंड परंपरा का निरूपण ही इतिहास का लक्ष्य है, समय समय पर उपस्थिति शिक्षा परिवर्तनों और रूप परिवर्तनों के अनुसार विकास क्रम का अध्ययन करना न सिर्फ उचित है बल्कि ज़रूरी भी है। यहाँ दूसरा विचारणीय प्रश्न ये है कि काल विभाजन का सही आधार क्या हो सकता है। वर्ग विभाजन प्रायः समान प्रकृति और प्रवृत्ति के आधार पर किया जाता है। समान प्रकृति के अनेक पदार्थ मिलकर एक वर्ग बनाते हैं और इस प्रकार सम प्रकृति के आधार पर अनेक वर्गों में विभक्त होकर अस्त-व्यस्त समूह व्यवस्थित रूप धारण कर लेता है। जिस प्रकार प्रवाह के अंदर अनेक धाराएं होती हैं, उसी प्रकार साहित्य में भी अनेक प्रवृत्तियां होती हैं और इन प्रवृत्तियों का आदि अंत या उतार चढ़ाव ही इतिहास का काल विभाजन अर्थात विभिन्न युगों की सीमाओं का निर्धारण करता है। यहाँ वर्ग विभाजन परिपूर्ण नहीं हो सकता, इसका रूप प्राय स्थूल और अनुमानिक होता है, फिर भी समूह का पर्यवेक्षण करने में इससे बड़ी सहायता मिलती है। काल विभाजन का आधार भी समान प्रकृति और प्रवृत्ति ही होती है। जनजीवन की प्रवृत्तियों व रीति आदर्शों की समानता के आधार पर सामाजिक इतिहास का काल विभाजन होता है और राजनीतिक परिस्थितियों की समानता राजनीतिक इतिहास के काल विभाजन का आधार बनती है। इसी प्रकार साहित्यिक प्रवृत्तियों और रीति आदर्शों का साम्य वैषम्य ही साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का आधार हो सकता है। समान प्रकृति और प्रवृत्ति की रचनाओं का कालक्रम से वर्गीकृत अध्ययन कर साहित्यकार संपूर्ण साहित्य सृष्टि का संवेक्षण अध्ययन करने का प्रयत्न करता है। इसी कारण नामकरण के पीछे भी कुछ तर्क अवश्य रहता है, अर्थात रहना चाहिए।